ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है वो इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। तो आज हम एक ख़ास विश्लेषण पर थोड़ी बात करेंगे, ये समझने के लिए कि आगे ईरान की रणनीति क्या हो सकती है, ख़ास तौर पर इजराइल को लेकर। हाँ, मतलब आज का मकसद ये है कि ईरान का वो प्लान समझें जिसके तहत वो शायद सीधे युद्ध से बचना चाहता है, पर इजराइल पर दबाव भी बनाए रखना चाहता है। ये दिलचस्प है क्योंकि माहौल तो बहुत तनाव वाला है, तो फिर सीधी टक्कर से बचने की बात क्यों? बिल्कुल। और देखिए, यही इस रणनीति की आप कह सकते हैं सबसे अहम कड़ी है। जो विश्लेषण है उसके मुताबिक ईरान हर हालत में एक बड़े सीधे युद्ध से बचना चाहेगा। उन्हें अंदाजा है कि इजराइल या खासकर अमेरिका से सीधी सैन्य भिड़ंत उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर, मतलब एक सोची समझी इनडायरेक्ट लड़ाई की रणनीति हो सकती है। अच्छा, तो अगर सीधी जंग नहीं, तो फिर दबाव कैसे बनेगा? तरीके क्या हैं? इस विश्लेषण में प्रॉक्सी ग्रुप्स का जिक्र है, सहयोगी गुट। ये प्रॉक्सी क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं ये? हाँ, ये समझना ज़रूरी है। प्रॉक्सी ग्रुप्स मतलब ऐसे हथियारबंद गुट जो किसी देश की शहर पर लड़ते हैं, पर वो उस देश की फौज का हिस्सा नहीं होते ऑफिशियली। ईरान के लिए ये कौन है? जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूथी हैं और सीरिया इराक में भी शिया मिलिशिया हैं। इस विश्लेषण में इसे शैडो वॉर कहा गया है, छाया युद्ध। शैडो वॉर। हाँ, मतलब ईरान खुद सामने नहीं आता, लेकिन इन गुटों के जरिए इजराइल और उसके ठिकानों पर हमले करवा सकता है, जैसा कि हम हाल फिलहाल में देखते भी रहे हैं। सही। ये गुट कभी रॉकेट दागते हैं, कभी बॉर्डर पर झड़पें करते हैं, तो वो इजराइल को लगातार उलझाए रखते हैं। अच्छा, तो एक मोर्चा तो ये प्रॉक्सी वाला हो गया, खुला रखा जा रहा है, लेकिन तकनीक की भी बात थी। हाल में वो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले, उन्होंने तो काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। क्या वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमले दिखाते हैं कि ईरान के पास ये काबिलियत है और वो इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं, खासकर अगर उसके अपने हितों पर चोट पहुंचती है, जैसे सीरिया में उसके ठिकाने वगैरह। तो विश्लेषण यही कहता है कि ये ड्रोन और मिसाइल हमले सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है, ये असल में बिना जमीनी फौज भेजे भी इजराइल पर दबाव बनाने का एक कारगर तरीका है। ये दिखाता है कि ईरान दूर से भी नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गई, यानी प्रॉक्सी हो गई, तकनीक हो गई, ये दो बड़े हथियार। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है ना। विश्लेषण में डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति, और साइबर हमलों का भी जिक्र है। इनका क्या रोल हो सकता है? हाँ, ये भी इस मल्टी डायमेंशनल रणनीति के अहम हिस्से हैं। देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हो सकता है। ईरान ग्लोबल मंचों पर, खासकर इस्लामिक देशों के बीच, वो गज्जा और फिलिस्तीन मुद्दे को उठाकर इजराइल को नैतिक और राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर सकता है, उसे आइसोलेट करने की, अलग थलग करने की कोशिश। अच्छा, और साइबर? हाँ, दूसरी तरफ है साइबर वॉरफेयर। इसके जरिए क्या होता है कि इजराइल के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पावर ग्रिड है, पानी की सप्लाई है, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये हमले शायद देखने में, मतलब पारंपरिक युद्ध जितने विनाशकारी न लगें, पर ये देश के कामकाज को ठप कर सकते हैं। हाँ, काफी अफरा तफरी मच सकती है। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही है। तो आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग चालें हैं, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और इस विश्लेषण का सार यही है कि ईरान की कोशिश रहेगी कि युद्ध को सीमित रखा जाए, सीधी टक्कर की नौबत ना आए, लेकिन साथ ही प्रॉक्सी, तकनीक, कूटनीति और साइबर हमले, इन सबके कॉकटेल से इजराइल को लगातार व्यस्त रखा जाए, उसे थकाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पोजीशन कमजोर की जाए। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि ईरान शायद सीधे मुकाबले के बजाय एक लंबी लड़ाई की तैयारी में है। एक धीमी आंच पर पकने वाली लड़ाई, जिसमें सीधे सामने आए बिना अलग अलग तरीकों से इजराइल पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके। हाँ, बिल्कुल। और इस रणनीति की जो जटिलता है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें इस क्षेत्र में आगे क्या हो सकता है, तनाव क्यों बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके पीछे के कारण वो बेहतर समझ में आते हैं। ये सिर्फ टकराव की बात नहीं है, बल्कि टकराव के तरीके क्या हैं, उसकी बारीकियों की कहानी है ये। सही। इस पूरी चर्चा के बाद देखिए, एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ईरान की रणनीति वाकई इतनी सदी हुई है और वो सीधे टकराव से बचना चाहता है, तो आखिर वो कौन सी रेड लाइन हो सकती है, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो ईरान को अपनी इस सोची समझी रणनीति से हटने पर मजबूर कर दे और शायद
एक ज़्यादा जोखिम भरा कदम उठाने पर। यह सोचना दिलचस्प होगा।